बात करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग बीपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट की कक्षा में हैं और जानकारी दे दूं कि हम लोग इस कड़ी में करेंट अफेयर्स, तो मैंने अभी भेजा भी था कि हिस्ट्री चल रही है और करंट अफेयर्स भी समय समय पर मैं मॉडल क्वेश्चंस के रूप में बताता हूं, लेकिन यह मॉडल क्वेश्चन का भाग नहीं है बल्कि संपूर्णता से है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें उन बिंदुओं को स्पष्टता के साथ, व्यापकता के साथ आपके समक्ष रखने हैं। इस कड़ी में पिक्चर, मेरे पीछे की पिक्चर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बदलते हुए विदेश नीति के स्वरूप हमारे समक्ष है, जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हमारे प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ भी हम हाथ मिलाने की नीति में विश्वास करते हैं। आज का समय संघर्ष और टकराव का नहीं है बल्कि समन्वय और सहयोग का है, लेकिन वहां पर जाने से पहले विदेश नीति की कुछ आधारभूत संकल्पना है। उस आधारभूत संकल्पना की कड़ी में जो मूलभूत बिंदु हैं उसको हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे, और वह है कि जो ध्रुवीयता है, पोलरिज्म है, उस पोलरिज्म में एक ध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय विश्व और दो ध्रुवीय विश्व की अवधारणा है। मैं आपको जानकारी में दे दूं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की जो समापन हुआ, उस क्रम में दो ध्रुवीय विश्व का निर्माण हुआ था। एक अमेरिका जो पूंजीवादी देश था, उसके नेतृत्व में कई देश आकर मिले, और दूसरा जिसके समन्वय से नाटो की स्थापना हुई अमेरिका के नेतृत्व में ही, और दूसरा यूएसएसआर, साम्यवादी देश वार्सा पैक्ट के आलोक में इकट्ठे हुए। लेकिन 1991 के बाद जब रूस का विखंडन हो गया, रूस सोवियत संघ का विखंडन हो गया, गोर्बाचोव के पेस्टोरका और ग्लासनोस्ट नीति के तहत, तो लंबे समय तक 1991 से या यूं 1992 से 2010 तक कह सकते हैं कि विश्व एक ध्रुवीय अमेरिका केंद्र बिंदु में या अमेरिका के द्वारा निर्धारित एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन 2010 के बाद विश्व बहुध्रुवीय विश्व में बदल गया, जब क्षेत्रीय संगठन आसियान, ब्रिक्स, एससीओ, ऐसे कई संगठन है, मर्कोसोर, क्वाड, डिफरेंट संगठन, क्षेत्रीय संगठन, वो प्रमुखता से अपनी भागीदारी निभाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो विश्व है वो बहुध्रुवीय विश्व है, और भारत लगभग सभी क्षेत्रीय संगठन, अधिकतम क्षेत्रीय संगठनों के प्रमुखता में, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो आसियान हो, हम लोग अभी उस पर जाएंगे भी। उस आधारभूत संकल्पना वाले एक पिक्चर बना लेते हैं कि हमें किन किन बिंदुओं पे अगले 2-3 क्लास में ध्यान देना, और तब जो हमारा इंटर रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, जिसमें हम भारत चीन को पढ़ते हैं, भारत नेपाल को पढ़ते हैं, भारत पाकिस्तान को पढ़ते हैं, ऐसे कई देशों को के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, और उसी क्रम में हम उसकी व्याख्या भी लगातार करते रहेंगे, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। इसी क्रम में हम लोग, हमारी आज की जो कक्षा है वह उसी इंटरनेशनल सिनेरियो से संबंधित है। इसको ठीक कीजिए, चलाइए। ठीक है, तो
बीपीएससी खत्म हो गया क्या? बीपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट, और हमारी जो मुख्य बिंदु हैं वो करेंट है, ये हिस्ट्री नहीं है, करेंट। और करेंट में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हम लोग सबसे पहले, जो मैंने अभी आपसे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सबसे पहले हम ध्रुवीयता का अध्ययन करेंगे, ध्रुवीयता। और इस ध्रुवीयता में हम लोग पढ़ेंगे 3 भाग में। एक ध्रुवीय विश्व, पहले तो ध्रुवीयता की थोड़ी सी अवधारणा को भी देखेंगे हम लोग। ध्रुवीयता, एक ध्रुवीय विश्व, द्विध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय विश्व। इसे हम लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे ध्रुवीयता, ध्रुवीयता। और ध्रुवीयता में इस अवधारणा को पहले समझ लीजिए। एकदम बेसिक कक्षा है लेकिन महत्वपूर्ण कक्षा है। जब आप बेसिक चीजों को समझ लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लिखने में आसानी होगी। ध्रुवीयता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका जो आशय होता है वो शक्ति के केंद्रीकरण से होता है, कि कहां पर पावर का सेंट्रलाइजेशन है उसको हम ध्रुव कहते हैं। यहाँ भौगोलिक संदर्भ में हम दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को नहीं समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ ध्रुव से मेरा संबंध, हमारे सामने सुभाष शर्मा जी बैठे हुए हैं, तो मैं उनको देखकर ही समझाना चाहूंगा कि ध्रुव का संबंध शक्ति के केंद्रीकरण से है। तो लिखेंगे पहला लाइन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुव, ध्रुव से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुव से संबंध, ध्रुव का अर्थ, ध्रुव का अर्थ शक्ति के, शक्ति के केंद्रीकरण से है। शक्ति के केंद्रीकरण से, शक्ति के केंद्रीकरण से। किसी राष्ट्र, फिर लिखेंगे किसी राष्ट्र की शक्ति, किसी राष्ट्र की शक्ति, किसी राष्ट्र की शक्ति को हम किस आधार पर देखते हैं? आर्थिक, किसी राष्ट्र की शक्ति आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक आधार पर देखी जाती है, सैनिक आधार पर देखी जाती है। किसी राष्ट्र की शक्ति को आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक आधार पर देखी जाती है, देखी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका इंट्रो का पार्ट है। किसी राष्ट्र की शक्ति को हम आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति के आधार पर हम देखते हैं। उसी में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवीयता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवीयता के 3 आयाम है। 3 आयाम है ना। पहला है 2 ध्रुवीय विश्व, द्विध्रुवीय विश्व, पहला ये लिखेंगे द्विध्रुवीय विश्व, द्विध्रुवीय विश्व। पहला लिखेंगे बाइपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड।
कि बायपोलर वर्ल्ड में क्या हुआ, तो लिखेंगे ऐसी विश्व व्यवस्था जिसमें दो ध्रुवों की उपस्थिति देखी जाती है, ऐसी विश्व व्यवस्था जिसमें दो ध्रुवों की उपस्थिति देखी जाती है, उसे द्विध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। उसे द्विध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। विश्व में यह जो दो ध्रुवीय व्यवस्था है 1945 से विश्व स्तर पे यह ध्रुवीय व्यवस्था कब से कब तक है, 1945 से 1991 के बीच यूएसए और यूएसएसआर ये साम्यवादी देश था और ये पूंजीवादी देश था। ये साम्यवादी देश था और ये पूंजीवादी देश था, उसमें बटी हुई थी। ये नाटो को नेतृत्व दे रहा था। आज भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या में इसकी बड़ी भूमिका है। और दूसरा वार्सा पैक्ट, साम्यवादी देशों ने वार्सा पैक्ट किया, पूंजीवादी देशों ने नाटो बनाया। ठीक है कि नहीं? तो लिख देंगे कि दो ध्रुवीय विश्व है और जो 1945 से 1991 के चरण में प्रदर्शित होता है। इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी अपनी विचारधारा और रणनीति को बढ़ावा देने के लिए सैन्य संगठन की स्थापना की। इस कड़ी में अमेरिका ने पूंजीवादी हितों को संरक्षण देने के लिए नाटो की स्थापना की। पूंजीवादी विचारधारा को सुरक्षित रखने के लिए इस कड़ी में नाटो ने पूंजीवादी विचारधारा को सुरक्षित करने के लिए नाटो की स्थापना की। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट स्थापित किया। ठीक है, वार्सा पैक्ट की स्थापना की। तो ये था दो ध्रुवीय विश्व 1945 से 1991 के बीच। उसके बाद शुरू होता है दो ध्रुवीयता के बाद एक ध्रुवीय विश्व 1991 से। जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो अमेरिका की सुपरमेसी एस्टेब्लिश्ड होती है और दो ध्रुवीय विश्व में लंबे काल तक इन दोनों देशों के बीच शीत युद्ध भी चलता रहा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं, लिखना नहीं है लेकिन समझ करके रखना है। लंबे काल तक डायलॉग नहीं होते थे, अपने अपने विचारधारा और हितों का
विकास करने के लिए विभिन्न रणनीति संगठन और जिसको हम लोग कहते हैं कूटनीति भी, कूटनीति चलते थे। अभी कुछ देर के बाद हम कूटनीति पे भी परिचर्चा करेंगे, ध्रुवीयता के बाद कूटनीति, और तब आता है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, और इसके बाद आता है भारतीय विदेश नीति के कार्यकारी अवयव। उस कार्यकारी अवयव के भी दो भाग हैं, एक 2014 से पहले के हैं और दूसरा 2014 मोदी के उपरांत है। तो हमें जब ये तीनों टॉपिक पूरा हो जाएगा तब आप भारतीय विदेश नीति को बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। किसी भी रूप में यदि एक्सटेम्पर क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखने में समस्याएं नहीं होंगी। लेखनी हमेशा मैं कहता भी हूं कि सतही नहीं बल्कि प्रभावी ढंग से आप करिएगा, तभी जाके आपको अच्छे उत्तर मिलेंगे। और इसी क्रम में हम लोग एक ध्रुवीय विश्व को लिखना चाहेंगे, तो लिखेंगे एक ध्रुवीय विश्व। दूसरा पार्ट से एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय व्यवस्था के तहत, एक ध्रुवीय व्यवस्था के तहत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, एक ध्रुवीय व्यवस्था के तहत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी एक देश का प्रभाव दिखाई पड़ता है, किसी एक देश का प्रभाव दिखाई पड़ता है और इस क्रम में अमेरिका ने अपने आर्थिक राजनीतिक और सैनिक प्रभाव के आधार पर 1991 के बाद, प्रभाव के आधार पर 1991 के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना की, एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना की, एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना की, जो लगभग 2010 तक कार्य करती रही, जो लगभग 2010 तक कार्य करती रही। एक ध्रुवीय विश्व 1991 से 2010 तक किसके कंसंट्रेशन में था? यूएसए। ठीक है। अब आइए बहुध्रुवीय विश्व, ये 2010 से वर्तमान तक जारी। तो लिखेंगे, अब लिखिए बहुध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय विश्व। नाम ही से स्पष्ट है, बहुध्रुवीय मतलब दो या दो से अधिक ध्रुव बना। ठीक है, 2010 से। तो लिखेंगे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के तहत, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के तहत दो या दो से अधिक ध्रुवों की स्थिति होती है, दो या दो से अधिक ध्रुवों की स्थिति होती है, ध्रुवों की स्थिति होती है। वर्ष 2010 के पश्चात, वर्ष 2010 के पश्चात विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय व्यवस्था के रूप में रूपांतरित हो गई। विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय व्यवस्था के रूप में रूपांतरित हो गई। इस विश्व व्यवस्था में राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य शक्तियों के रूप में विभिन्न देशों
विभिन्न देशों जैसे भारत, जापान, चीन, जर्मनी, 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 कॉमा, ठीक है। विभिन्न संस्था जैसे IMF, विश्व बैंक और विभिन्न क्षेत्रीय संगठन आसियान, ब्रिक्स, इप्सा, आसियान ब्रिक्स इप्सा, SCO, क्वाड, हिमतक्षेस की उपस्थिति देखी जा सकती है या देखी जा रही है। हिमतक्षेस की उपस्थिति देखी जा रही है। तो मतलब कई देश और कई संगठन और कई संस्था इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इनकी प्रभावशाली भूमिका हमारे समक्ष देखी जा रही है। यही बहुध्रुवीय विश्व है। तो यदि आपसे कभी पूछे परीक्षा में कि बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा क्या है या बहुध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता को रेखांकित करें और भारत का बहुध्रुवीय विश्व में कहाँ पर भूमिका है, बड़ी चर्चा करें। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। कॉपी के ऊपर में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। कॉपी के ऊपर क्वेश्चन लिखिए पहले, या जहां पर भी क्वेश्चन लिखते हैं उसको लिखेंगे बहुध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता को रेखांकित करें। बहुध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता को आप रेखांकित करें एवं इस व्यवस्था में भारत किस तरह अपनी भूमिका निभा रहा है, परिचर्चा करें, परीक्षण करें या परिचर्चा करें, परिचर्चा करें या परीक्षण करें। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक हमेशा के लिए सर्वकालिक है और इस टॉपिक के उपरांत, हालांकि जब अंतिम दिन तक हम अगले 2-3 कक्षा में जब बता देंगे इसके विषय में, तो फिर आप बेहतर तरीके से इस उत्तर को लिख लेंगे। अभी तो लिखने में थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन आगे चलकर आपको लिखने में समस्या नहीं होगी। फिलहाल अभी हम इन बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं कि विशेषता क्या है, और आपकी जानकारी में दे दें कि सबसे बड़ी विशेषता तो यही है जो ऊपर में डिफिनीशन में लिखा है कि विभिन्न संस्थाओं की भूमिका बढ़ी, विभिन्न देशों की भूमिका बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया जैसा छोटा देश भी, हालांकि क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा है, जनसंख्या के दृष्टि से छोटा है, लेकिन वो भी प्रभावशाली भूमिका में है। जापान प्रभावशाली भूमिका में, जर्मनी प्रभावशाली भूमिका में है। तो ये सब आपके बहुध्रुवीय विश्व की निशानी है। संस्था में IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है कि नहीं, ये सब आपकी प्रमुखता में है। अमेरिका, रूस तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा भारत, आप देखते हो अभी एक फोटो भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है कि नहीं। भारत जैसा देश G20 की बैठक कराता है और बहुत सफलता के साथ उन सारी बिंदुओं को संचालित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय डिमांड में आते हैं, और बहुत ही आराम से अफ्रीका यूनियन को सम्मिलित करा लेना ये कम बड़ी बात नहीं है, और बहुत ही आसान तरीके से, सहजता और सरलता के साथ मूल बिंदु पे आ जाइए। हमारी विदेश नीति के केंद्र बिंदु में अफ्रीका भी है, तो स्वाभाविक है कि G20 में मैंने उसे
स्थान देकर उन संबंधों को मजबूती की दिशा में हम आगे बढ़े। फिलहाल तो मैं बता रहा था कि बहुध्रुवीय विश्व क्या है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे वर्ष 1991 के पश्चात, वर्ष 1991 के पश्चात भूमंडलीकरण की संकल्पना, भूमंडलीकरण की संकल्पना को, भूमंडलीकरण की संकल्पना को अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप, भूमंडलीकरण की संकल्पना को अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति में, विश्व राजनीति में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ी है। विश्व राजनीति में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ी है, क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ी है और इससे विश्व राजनीति बहुध्रुवीय बना है। इससे विश्व राजनीति बहुध्रुवीय बना है। ठीक है, अभी लिखे भी थे इन संगठनों में आसियान, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, एससीओ, इप्सा, ठीक है, क्वाड, सार्क जैसे कई क्षेत्रीय संगठन प्रमुखता में शामिल है। इस लाइन को लिख ही दीजिए। इन संगठनों में इन संगठनों में यूरोपियन यूनियन, आसियान, आसियान, एससीओ, अफ्रीकन यूनियन इत्यादि शामिल है, शामिल है, शामिल है। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ध्रुवीयता जैसे अध्याय हमारा पोलरिज्म क्या हुआ, समझ में आया कि ध्रुवीयता क्या होती है और ध्रुवीयता के डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स क्या हैं, और ध्रुवीयता के डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स की कड़ी में आपको यह अब समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी कि जो 3 आयाम है, द्विध्रुवीय, एक ध्रुवीय और बहुध्रुवीय, वो कैसे कैसे डेवलप किया, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। अब इसको शब्दशः परीक्षा में जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस तरह से लिखने का प्रयास करिएगा, बल्ले बल्ले होगा। अब आइए, ध्रुवीयता के साथ विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु होती है डिप्लोमेसी, कूटनीति। अब लिखेंगे कूटनीति। आज बेसिक बातों को मैं बता देता हूं। कूटनीति, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी या कूटनीति। कूटनीति क्या होती है? विदेश नीति को हम कूटनीति के माध्यम से ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे, पहला लाइन यही है कि विदेश नीति को कूटनीति के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निभाता है। पैराग्राफ चेंज। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति के सामान्यतः, कूटनीति के सामान्यतः 2 प्रकार प्रचलित हैं। कूटनीति के सामान्यतः 2 प्रकार प्रचलित है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो चलता है वो इसी डिप्लोमेसी के आधार पे विदेश नीति का जो निर्धारक तत्व है, विदेश, किसी भी देश के विदेश नीति का, विदेश नीति का ये मूलभूत बिंदु होता है। और भारतीय कूटनीति के 2 पक्ष हैं। एक है ट्रैक 1, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी उसको हम लोग कहते हैं।
और दूसरा है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। तो सबसे पहले ट्रैक 1 को लिखेंगे। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है, लिखेंगे। इसे फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है। इसे फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है, या औपचारिक रूप से आगे बढ़ता है। ऑफिशियल डिप्लोमेसी इसको हम लोग कहते हैं। ट्रैक 1 में क्या आता है, ऑफिशियल डिप्लोमेसी आता है। मतलब अपनी प्रक्रिया के तहत हम लोग राजदूत भेजते हैं, बातचीत होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑफिशियल डिप्लोमेसी कहते हैं। सरकार और उसके प्रतिनिधि जिसमें शामिल होते हैं किसी बैठक में, समझौता में, तो उसको हम लोग ऑफिशियल डिप्लोमेसी कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, सरकार एवं प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एवं प्रतिनिधि शामिल होते हैं, सरकार और उसके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है कि नहीं। और दूसरा बिंदु होता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। दूसरा बिंदु क्या है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। इसे बैक चैनल डिप्लोमेसी के रूप में जाना जाता है। इसे बैक चैनल इसे बैक चैनल डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। ये इंटरव्यू वगैरह में भी जो पॉलिटिकल साइंस के हैं उनसे पूछा जा सकता है डिप्लोमेसी के विषय में। इसे बैक चैनल डिप्लोमेसी के नाम से आता है। और इस कूटनीति में देखेंगे, और इस कूटनीति में गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, एमएनसी, मीडिया हाउस, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं भाग लेती है। इसीलिए इसे इनफॉर्मल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इसीलिए इसे, जब इतने सारे बैक चैनल में एनजीओ, एमएनसी, मीडिया हाउस, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं काम करती हैं, तो इसे हम लोग इनफॉर्मल डिप्लोमेसी के नाम से भी जानते हैं। पैराग्राफ चेंज है। हाल के वर्षों में कूटनीति का यह प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना तथा विभिन्न विवादों के समाधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण रही है। इसमें नागरिक भागीदारी भी उपस्थित होता है। इसीलिए इसे नागरिक केंद्रित कूटनीति भी कहते हैं। इसीलिए इसे नागरिक केंद्रित कूटनीति भी कहते हैं।
कूटनीति भी कहते हैं। ठीक है, कूटनीति भी कहते हैं। इसे ध्यान में करके रखेंगे, परीक्षा के दृष्टि से ये सब काफी महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन हो गया? ट्रैक 1, ट्रैक 2, ठीक है कि नहीं? इसके अतिरिक्त लिखेंगे, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त आजकल भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में रायसीना डायलॉग डिप्लोमेसी भी, रायसीना डायलॉग डिप्लोमेसी भी, रायसीना डायलॉग डिप्लोमेसी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रायसीना डायलॉग डिप्लोमेसी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एवं भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से समय समय पर, संयुक्त रूप से समय समय पर आयोजित किया जाता है। दिल्ली में आयोजित करने के कारण, दिल्ली में आयोजित करने के कारण, दिल्ली में आयोजित करने के कारण इसे, दिल्ली में आयोजित करने के कारण इसे, इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। यह डायलॉग भारत के, यह डायलॉग भारत के भू रणनीतिक उद्देश्य की, भू रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के संदर्भ में, पूर्ति के संदर्भ में, पूर्ति के संदर्भ में, पूर्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पूर्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस तरह से, इस तरह से इन बिंदुओं को आपको देख करके रखना है, जिससे कि आपको निकट भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतने सारे संदर्भ हैं जिस पर आपको अपनी दृष्टि रखनी होगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परीक्षा के दृष्टि से तो अन्य टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा के पूर्व उन चीज़ों को समझने में इसकी बड़ी भूमिका है, और इसी क्रम में हम इन बिंदुओं की जानकारी आपको दे रहे हैं। अब एक और बिंदु आता है, हमने बहुध्रुवीयता, हमने ध्रुवीयता पढ़ा, हमने डिप्लोमेसी पढ़ा, और डिप्लोमेसी में अब ट्रैक 1, ट्रैक 2 और रायसीना, ठीक है, जिसको 1.5 डिप्लोमेसी भी कहते हैं। और इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जिसमें सरकार और गैर सरकारी समूह
मैं दोनों का जो परिमार्जित रूप है उसको हम लोग भारतीय संदर्भ में रायसीना डायलॉग के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। अब आता है कि भारत का विदेश नीति का निर्धारक तत्व। तो हम लोग भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, और दूसरा भाग हम लोग का रहेगा, उसका मैं आउटलाइन आज देता हूं, अगले दिन एक्सप्लेन करूंगा, और वह है भारतीय विदेश नीति के कार्यकारी अवयव। भारतीय विदेश नीति के कार्यकारी अवयव, और ये कार्यकारी अवयव को भी हम देखेंगे। एक तो 2014 से पहले का, से पूर्व, और एक 2014 के बाद, और तब जाके आप किसी रिलेशंस को पढ़ने की स्थिति में होंगे। भारत के विदेश नीति का निर्धारक तत्व क्या है? सबसे पहला तत्व तो होता है, किसी भी देश के विदेश नीति के निर्धारण में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उसमें भूगोल और इतिहास की बड़ी भूमिका होती है। तो पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा है ऐतिहासिक कारक। अभी आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध हैं वह संबंध क्या है? इतिहास पे आधारित है। हालांकि हमारा जो ऐतिहासिक तत्व है वह है वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम के कड़ी में हम लोग बौद्ध धर्म की जो शांतिवादिता की नीति है उसको हम लोग अपनाते हैं। हमारी जो भौगोलिक कारक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस भौगोलिक कारक में हमारी जो भौगोलिक अवस्थिति है, हमारी जो रिसोर्सेज है, भौगोलिक संसाधन है, हमारी जो जनसंख्या है, उसके द्वारा भी हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आप लोगों की जानकारी में है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय एक महत्वपूर्ण पर्वतीय संरचना, उसकी उपस्थिति, और ये विशेषकर नेपाल और भूटान के साथ संबंधों को स्थापित करने के ऊपर क्या करता है? बल देता है। साथ ही इस क्षेत्र में जो चीन की उपस्थिति है वो भारत की विदेश नीति में सुरक्षा को शामिल करने की वरीयता प्रदान करती है। ध्यान में रखें कि हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत है उस भारत की स्थिति के परिणाम स्वरूप समुद्र की जो सुरक्षा की विदेश नीति है उसका हम निर्धारण करते हैं। इसके साथ ही हिंद महासागर के जो द्वीपीय देश हैं, मालदीप हैं, ठीक है कि नहीं, मॉरिशस हैं, तो द्वीपीय देश की उपस्थिति, मालदीप आपका बहुत छोटा सा देश होकर भारत के लिए काफ़ी सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वहाँ के सत्ता परिवर्तन पे हमारी विशेष नज़र भी होती है। तो मैंने कहा कि जो द्वीपीय देश हैं हिंद महासागर के क्षेत्र में, उसकी उपस्थिति इन देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाने पर बल देती है, और यही कारण है कि भारत ने अपनी द्वीपीय देशों के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक नया डॉक्ट्राइन शुरू किया है जिसका नाम है सागर डॉक्ट्राइन। ठीक है कि नहीं? तो पूछेगा कि सागर डॉक्ट्राइन क्या है, तो सागर डॉक्ट्राइन यही है कि अपने हिंद महासागर का जो द्वीपीय देश है उसके साथ जो हम संबंध को बेहतर बनाने पर बल दे रहे हैं उसे हम सागर डॉक्ट्राइन कहते हैं। उसी क्रम में मैंने इतिहास की बातें की कि हमारी ऐतिहासिक कारक क्या है, तो हमारी ऐतिहासिक कारक है और वह है वसुधैव कुटुंबकम, बुद्धिज्म, गांधीवादी विचारधारा। ठीक है, इसी कारण से भारत सदैव साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता रहा है और हमेशा से अहिंसा के मूल जो तत्व हैं उसको विदेश नीति में बढ़ावा देता रहा है। हम लोगों ने परमाणु नीति बनाई, हिंसा के तत्व हैं परमाणु नीति, लेकिन हमने परमाणु नीति को भी ऐसा बनाया जिसमें ह्यूमन फेस दिया कि उन देशों पे परमाणु हमला नहीं करेंगे जिन देशों के पास परमाणु बम नहीं है,
तो इन सब बिंदुओं पे हमने बल दिया है। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि डोकलाम विवाद हुआ, चीन के साथ जो जो डोकलाम विवाद है, उसमें हमने गांधीवादी तरीके से ही अपनी विदेश नीति को प्रमुखता देते हुए, गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाते हुए हमने चीन के साथ जो संबंध बनाने की कोशिश है उस पर हमने बल दिया, और चीन की गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय थे, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं थे, उसको हमने अवगत कराया। और हालांकि हम अहिंसा का पालन हमारे केंद्र बिंदु में है, लेकिन एक विरोधाभास यह है कि सिपरी के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे ज्यादा अस्त्र शस्त्रों का आयात करता है। तो ये तो अलग, वो तो हमारी एकता और अखंडता और संप्रभुता जो विभक्त किसी बिंदु पे यदि समस्या आती है तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस दोनों का एक्सप्लेनेशन है जिसको मैं अगले दिन लिखवाऊंगा। तीसरा होता है संवैधानिक कारक, आर्थिक कारक और आंतरिक कारक। संवैधानिक कारक, इसके बाद है आर्थिक कारक, इसके बाद है आंतरिक कारक, इसके बाद है बाहरी कारक, बाहरी कारक। ठीक है, तो ये सारे कारक मिलकर हमारे संबंधों को, हमारे विदेश नीति को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब ये संवैधानिक कारक क्या है? आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में भी आपने पढ़ा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या है? पंचशील, कूटनिरपेक्षता, हमारे विवादों के समाधान का जो संवाद के जरिए हम विवादों का समाधान करेंगे, मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे, शांतिपूर्ण समाधान पे बल देंगे। ठीक है, वो हमारा संवैधानिक कारक है। अभी लिखना नहीं है, इसको समझ लेना है। ठीक है कि नहीं? उसी तरह से हमारा आर्थिक कारक होता है। तो इस आर्थिक कारक में आपकी जानकारी में है कि 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ और भूमंडलीकरण की संकल्पना को हमने अपने विदेश नीति में प्रमुखता दी। मतलब आर्थिक पक्षों को हमने क्या किया, बल दिया। और आज के तारीख में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मार्केट ओरिएंटेशन पर है। और मार्केट ओरिएंटेशन पे होने के कारण ही हम लोग आसियान की तरफ जा रहे हैं। एक समय था कि लुक ईस्ट था आसियान, आज है एक्ट ईस्ट। मैंने आसियान के अलावा जो हम कई और कंट्री हैं वहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बाजारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। और आज के दौर में जो हम 5वें स्थान पर हैं, तो वह उस स्थिति में भी हमारा बदलाव है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति 1991 के बाद गो वेस्ट, लुक अफ्रीका, ठीक है, और लुक लैटिन अमेरिका जैसी नीतियों को भी हमने अपने विदेश नीति में प्रमुखता दी है, जिससे कि हमें अपने बाजार और व्यापार को बढ़ाने में सहूलियत हो सके। ये है आर्थिक कारक। मतलब अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वैदेशिक संबंधों को अपनाने पर बल दिया गया है, ये हमारा आर्थिक कारक है। और विभिन्न देशों के साथ, उसके समूह के साथ हम मुक्त व्यापार समझौते भी कर रहे हैं। हम चाहे वो विकसित देश हो कि विकासशील देश हो या अल्पविकसित देश। अफ्रीका के कई देश तो बहुत विकसित नहीं है, लेकिन हम उस पर फोकस कर रहे हैं जिससे कि हमारा व्यापार और वाणिज्य बढ़े। ये हमारा इकोनॉमिक फैक्टर है। उसी तरह से आंतरिक कारक होता है कि भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में आंतरिक कारक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी देखा होगा कि भारत में विभिन्न तरह की आंतरिक नीतियां, जैसे कुछ दिन पहले अनुच्छेद 370 हटाया गया, एनआरसी था, सीएए था। तो ये सब को जब हटाया गया तो हमारी विदेश नीति प्रभावित हुई। बांग्लादेश ने भी हमारे सीएए और एनआरसी पर अपना विरोध दर्ज किया। जिस बांग्लादेश को हमने जन्म दिया था उसने भी अपनी आपत्ति दर्ज की। इसके साथ ही आंतरिक नीतियों में राज्य की जो उपस्थिति है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। और श्रीलंका में अभी देखा होगा तमिल अधिकार का मुद्दा, और इस तमिल अधिकार के मुद्दे दक्षिण भारत के राज्य विशेषकर तमिलनाडु को प्रभावित करता है। तो ये इस दृष्टि से ध्यान रखना है। भूटान और एवं नेपाल के साथ जो हमारा मुक्त आवागमन होता है उसको जो बढ़ावा दिए जाते हैं,
तो उस बढ़ावा देने के पीछे के जो तर्क हैं वह है रोटी बेटी, मतलब सांस्कृतिक और जो अन्य संबंध हैं उसके आधार पे हम इस रिलेशंस को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भूटान और नेपाल के साथ हमारी खुली सीमा है, तो स्वाभाविक है कि खुली सीमा के पीछे का तर्क हमारा सांस्कृतिक आयाम है। रोटी बेटी के संबंध, हमारे यहाँ के लोग भी वहां जाते हैं, विवाह है, व्यापार है, अर्थ के कई डायमेंशन है जो उससे जुड़े हुए हैं। तो ये आंतरिक कारक है, और इस आंतरिक कारक के साथ साथ एक बाहरी कारक भी होता है जो भारतीय विदेश नीति या किसी भी देश के विदेश नीति को प्रभावित करता है। चूंकि हम भारतीय विदेश नीति को देख रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम भारत के विदेश नीति के निर्धारित तत्व की ही विवेचना करेंगे, और उसी कड़ी में बाहरी कारक है। और ये बाहरी कारक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पड़ोसी देश के साथ जो अन्य देश हैं वो यदि गठबंधन बना लेता है तो वो हमारे विदेश नीति को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि चीन की जो मध्यस्थता है, चीन की जो भूमिका है वो नेपाल में बढ़ी है, श्रीलंका में बढ़ी है, बांग्लादेश में बढ़ी है, जहां एक समय इन देशों के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात थे और विवाद के कोई बिंदु नहीं थे, लेकिन बदलते समय के परिप्रेक्ष्य में इन देशों के द्वारा अपने विरोध और विवाद को जो है दर्ज किया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में करके रखना है। इसके अलावा कई देशों के साथ जो सैन्य गठबंधन वगैरह होता है वो सब भी भारतीय विदेश संबंध को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसी कड़ी में बाहरी कारक में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ बदलते समय में जो सैन्य संबंध है उसको भी स्थापित करने के प्रयास किए, और इसी कड़ी में हम लोग क्वाड वगैरह को भी देखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को समझना है भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व के रूप में, ठीक है कि नहीं। तो ये कारक हैं और इसको हम लोग अगले दिन लिखवा देंगे। अभी तो मैंने समझाया है कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व में जो ये विभिन्न कारक हैं वो कारक कौन कौन से हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन के बिंदु मुख्य कौन कौन से होने चाहिए, किस बिंदु पे फोकस होनी चाहिए, तो वो समझना है। इसके बाद आता है भारतीय विदेश नीति के कार्यकारी अवस्था। ये कार्यकारी अवस्था भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि हमारे जो विदेश नीति के सिद्धांत में गुट निरपेक्षता एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और गुट निरपेक्षता पे भी मतलब यदि हम, ये तो निर्धारित तत्व है, और इसमें एक हम यदि सिद्धांत की बात करें, विदेश नीति के सिद्धांत की बात करें, तो दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है गुट निरपेक्षता और दूसरा है पंचशील। गुट निरपेक्षता के प्रासंगिकता को जो बदले समय के परिप्रेक्ष्य हैं उसमें भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि भारत के लिए गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष नीति कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी आज के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता क्या है वो भारत के संदर्भ में हमें देखने की जरूरत है। हम पंचशील को न भी देखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन गुट निरपेक्षता को हम लोग दो एंगल से जरूर समझें, महत्व और प्रासंगिकता। तो एक कक्षा हमारी गुट निरपेक्षता से भी संभव प्रतीत होती है। और तब तीसरा भाग है वह है भारतीय विदेश नीति के कार्यकारी अवयव। उस कार्यकारी अवयव में 2014 के पहले के जो पॉलिसीज हैं उस पॉलिसीज को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है कि नहीं। और उस पॉलिसीज की कड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है लुक ईस्ट पॉलिसी। सबसे पहला 2014 के पहले क्या था, सब कुछ लुक था, लुक वेस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक अफ्रीकन पॉलिसी, लुक लैटिन अमेरिकी पॉलिसी और गुजराल डॉक्ट्राइन। हालांकि गुजराल डॉक्ट्राइन सिद्धांत के तहत भी आता है, गुजराल डॉक्ट्राइन को हम सिद्धांत के तहत भी एक समय व्याख्या करते थे, लेकिन आज के संदर्भ में इसको हम लोग बहुत ज्यादा प्रश्रय नहीं देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इस 2014 से पहले क्या क्या मुख्य बिंदु थे, तो जितने लुक हैं, लुक ईस्ट, लुक वेस्ट, लुक अफ्रीका, लुक लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ठीक है। लुक लैटिन अमेरिका के बाद है एक गुजराल डॉक्ट्राइन, तो लिख लो, अगले दिन इसकी व्याख्या होगी।
और 2014 के बाद क्या हुआ? एक्ट ईस्ट, मैंने लुक नहीं रहा अब सिर्फ, अब हुआ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक्ट ईस्ट। हालांकि एक्ट ईस्ट से पहले आपको याद होगा कि 2014 में जब मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने तो पहला पड़ोस की नीति, ठीक है, फर्स्ट पहले पड़ोस की नीति, पहले पड़ोस की नीति पे बल दिया। और पहले पड़ोस की नीति के भी 3 डायमेंशन है। पहले पड़ोस की नीति के भी 3 डायमेंशन है। एक जिसके साथ हमारी सीमा है, उसको हम लोग कहते हैं निकटतम पड़ोस। एक दूसरा विस्तार है, ठीक है, तो उसकी व्याख्या हम लोग अगले दिन करेंगे। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले पड़ोस की नीति। तीसरा है, उसको भी लिख देंगे, वह है लिंक वेस्ट पॉलिसी। लिंक वेस्ट पॉलिसी, लिंक वेस्ट पॉलिसी। और चौथा है सागर डॉक्ट्राइन। आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सागर डॉक्ट्राइन। सागर डॉक्ट्राइन 2014 के बाद सागर डॉक्ट्राइन है। और लास्ट है आपका पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी जो अभी पढ़ रहे थे आप लोग, डिप्लोमेसी, नागरिक केंद्रित विदेश नीति पर भी हम लोग आज बल देने लगे। तो इतने सारे एंगल के बाद तब हम लोग भारतीय विदेश नीति के इतनी सारी चीजों को समझने के बाद, इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में प्रवेश करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज की कक्षा को आत्मसात करने का एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, उन चीज़ों को समझिएगा और पेपर पढ़ने की आदत डेवलप कीजिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। याद रखिए कि कल मैंने 2 क्वेश्चन संभवतः भेजा था इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़े हुए, और उसको अगले दिन हम लोग मॉडल क्वेश्चंस के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। उसकी लाभ, भारत की स्थिति और चुनौतियां, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया है, मुझे लगता है कि इस बार अगले 1-2 सालों में यह क्वेश्चन बीपीएससी में जरूर पूछेगा, इसीलिए आप लोग इस पर तैयार करके रखें। मैंने कहा भी है कि करंट को आप पढ़ें, हम तो लगातार आपको बता ही रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ और मॉडल क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।